शिखरम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 फोकस करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर माधुरी पुराणिक आपका स्वागत करती हूँ। शिखरम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप 999 के अंदर। इसके अंदर आपको अकाउंट, बिजनेस स्टडी और बाकी सारे विषय के आपको कोर्सेज मिलेगा। वीडियोस अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, इसे ज्वाइन करके आप PDF, क्वेश्चन आंसर और नोट्स को एंजॉय कर सकते हैं। चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग। आज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 हम लेने जा रहे हैं वो है मनी एंड बैंकिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। वी ऑल आर फैमिलियर विद द मनी। आप सब मनी से बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी बेसिकली क्या है? कोई भी आइटम, कोई भी आपका जो आइटम है, कोई भी आइटम मनी उसे माना जाएगा जो ये कोई आइटम है या वेरीफाइबल है, जो क्या करता है सामान्य तरह बाज़ार के अंदर डेली जो रोज़मर्रा के व्यवहार हो रहे हैं उसके अंदर इसे स्वीकार किया जाता है। किसके लिए स्वीकार किया जाता है? पेमेंट के लिए। कौन सा पेमेंट? जो गुड्स एंड सर्विसेज, माल और सेवाओं का समव्यवहार, उन्हें खरीदने और बेचने में जिसे स्वीकार किया जाता है भुगतान के रूप में, वो हमारा मनी होता है। इसे हम रीपेमेंट ऑफ डेट्स, जो ऋण होते हैं ना, उन्हें चुकाने के लिए भी मनी का उपयोग किया जाता है। देखो, मनी का जो फंक्शन होता है, अगर हम मनी के फंक्शन बोले, यानी मनी कौन होगा? जो ऐसे काम करता है जो और कोई दूसरा मीडियम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मनी जो है, मनी के फंक्शन की बात करते तो ये क्या कर रहा है? मनी का जो पहला एक फंक्शन होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली मनी के 2 तरीके के फंक्शन होते, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो मनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये मनी जो वो होती है जो मनी का ऐसा काम करती है जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब हम वस्तु और कोई माल खरीदने जाते हैं, कोई व्यापार के अंदर कोई उत्पाद बेचने जाते हैं, तो हमें उस उत्पाद की, उस प्रोडक्ट का मूल्य लेना होता है। तो वो मूल्य हम कैसे लेंगे? तो मनी के माध्यम से हम माल को बेचते हैं और बेचे हुए माल की कीमत हम मनी में या पैसे में या मुद्रा के अंदर स्वीकार करते हैं। मनी को हिंदी में मुद्रा बोला जाता है। तो मनी जो है वो क्या है? ऐसा काम करती है। कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का समव्यवहार के अंदर माध्यम का काम करती है। स्टोर वैल्यू। मनी जो है ना, वैल्यू को स्टोर करके रखती है। होता क्या था पहले ज़माने में, जब मनी का, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब बार्टर एक्सचेंज यूज़ किया जाता, बार्टर ऑफ सिस्टम एक्सचेंज यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होता था? एक माल को लेने के लिए या एक वस्तु को खरीदने के लिए हम दूसरी वस्तु को मूल्य के रूप में दिया जाता था। तब बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि वहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम बार्टर के अंदर वस्तु का उपयोग करते थे, पर वहाँ पे कोई वस्तु जो है वो दूसरे की कीमत को स्टोर नहीं कर रही थी, वो वैल्यू को स्टोर करना नहीं हो पा रहा था। जैसे मेरे पास टमाटर है और मुझे जूतों की ज़रूरत है, और मैं अगर वो जूते लेने जाऊँगी तो टमाटर कितना दूँ कि वो जूते की कीमत जो है वो टमाटर की मूल्य में या कीमत में कवर हो जाए। तो बड़ी परेशानी आती थी। जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इस मुद्रा के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान पूरी तरीके से दे दिया। तो जो मनी है वो क्या करती है? वैल्यू को, कीमत को स्टोर करके रखती है। अब अगर आप पेरिशेबल प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर रहे हो बार्टर सिस्टम में, तो वहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती थी, तो वो वैल्यू पूरी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मनी का वैल्यू हमेशा बना रहता है। जैसे 2 रुपये है तो 2 रुपये की कीमत, वो कीमत को स्टोर करके रख रहा है।
ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट मनी जो है वो बेसिकली क्या करती है, यूनिट ऑफ अकाउंट किसी भी वस्तु को और बहुत की कीमत को उसकी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने में मनी को हम कह सकते हैं कि मनी को हम बेटर तरीके से यूज़ कर दें। तो यहाँ पे कह सकते हैं मनी जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट होती थी। आप किसी भी मनी की वैल्यू को उसको उसका कीमत है उसको आप बहुत अच्छे से मनी के अंदर हम बता सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अब डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, कोई भी भुगतान जो आपको भविष्य में करना है या भविष्य में होने वाले जो भी भुगतान होते हैं वो डेफर्ड भुगतान माने जाते हैं। तो जो मनी है ये एक डेफर्ड भुगतान इस पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ किया जाता था। पहले के ज़माने में जब बार्टर सिस्टम होता था तब बार्टर सिस्टम में भविष्य में अगर हमें कोई भुगतान करना है, कोई पेमेंट करना है तो बड़ी दिक्कत होती थी। फिर गोल्ड का यूज़ किया जाता था, सिल्वर का यूज़ किया जाता था, पर सामान्य व्यक्ति की सीमा से बाहर होते थे वो। तो अभी हम इम्पोर्टेंस समझते हैं मनी की। मनी जो है वो आपको फैसिलिट करती है, किसके ट्रांजैक्शन को आसान बनाती है। आपको कोई भी वस्तु चाहिए, आप जाइए, पेमेंट करिए, उसकी कीमत को दीजिए और उस वस्तु को प्राप्त कर लीजिए। तो ये आपको सुविधा प्रदान करती है काय की, ट्रांजैक्शंस की। दूसरा, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो किसी भी देश की, हमने नेशनल इनकम को पढ़ा था, तब मैंने कहा था किसी भी देश की जो मुद्रा होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि आपका जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट करता है। तो जब आपके यहाँ पे मनी, अगर आप मुद्रा का प्रयोग करते, मुद्रा की कीमत उसका वैल्यू को मेंटेन करके रखते, तो आपके यहाँ स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व आता है, आर्थिक स्थायित्व आता है। दूसरा, ये आपको अलाउ करती है मनी आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। हमारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे पूंजी है, श्रम है, और उसके अलावा जो संगठन है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको इफ़िशिएंट एलोकेशन में मदद करता है। दूसरा, ये आपको क्या करता है, आपकी प्राइजेस एंड वैल्यू को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है आपकी कीमतों और मूल्यों को। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मनी। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, फंक्शन ऑफ मनी के 2 टाइप के फंक्शन होते। एक आपका प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक। सबसे पहला काम मनी का है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो क्या करता है, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करता है, मीडियम के रूप में काम करता है। जो मनी है ना वो क्या करता है, बायर्स एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता जो व्यवहार के अंदर जुड़े होते हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर इंगेज होते हैं, उनको क्या करता है, सम व्यवहार करने में सरलता हो सके ऐसा माध्यम प्रोवाइड करता है। ये बहुत बेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। और आपको यहाँ पे बार्टर सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। आपको माल खरीदना, आप जाइए, उसकी कीमत दीजिए और प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो ये माध्यम है, मीडियम है एक्सचेंज का। दूसरा इसका फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी जो है बेसिकली क्या करता है, स्टैंडर्ड यूनिट आपको प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप माल और सेवाओं को ले रहे हैं, आपको माल खरीदना है या सेवा खरीदना है, तो उसकी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होगी, तो आप उसकी कीमत बहुत आसानी से दे सकते हैं। बार्टर सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे संभव हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मनी जो है बेसिकली यूनिट ऑफ अकाउंट है। कैसे, वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को निश्चित राशि में आपको स्टैंडर्ड करके देती है, माप करके देती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो कैलकुलेशन है, आर्थिक मूल्यांकन है, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन, जैसे मैंने कहा ना, मनी का एक और फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन के अलावा दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जो है बेसिकली उसे सेव कर सकते हैं, आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, मेंटेन कर रख सकते हैं अपने परचेजिंग पावर में। मैंने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था, तब ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था कि आप किसी भी भुगतान को से किसी भी वस्तु के मूल्य को आप स्टोर कर सकें, क्योंकि बस चीज़ें पैरिशेबल होती थी, सही व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होता था। इसलिए यहाँ पे जो मनी है वो आपका क्या करती है, जो उस समय की परेशानियाँ थी उसको हल किया है मनी ने। मनी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो कीमत है उसको, मनी जो रुपए है उसमें स्टोर कर सकते हैं, फ्यूचर की परचेजिंग पावर को मेंटेन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अभी मैंने आपको पिछले उसमें प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन को जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो मनी है वो क्या करती है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आपकी परचेजिंग पावर या आपके भुगतान की जो ताकत है उसको स्टोर करके रख सकती है। जैसे हम आपके लोन, भविष्य में अगर आप कोई उधार माल ले रहे हैं, आपको लोन का रीपेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, तो आप मनी को सुरक्षित रख सकते हैं उस पेमेंट करने के लिए, है ना। एडिशनल मतलब नोट में आप ये, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मनी का जो फंक्शन है बेसिकली उसका फंडामेंटल फंक्शन से आपके जो इकोनॉमिक एजेंट जैसे कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट को क्या करना है, हेल्प करना है। क्यों हेल्प करना है? ताकि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन कौन से? जो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कंजम्पशन से रिलेटेड हो और सेविंग से रिलेटेड हो। ये जो 1, 2 और ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में हमने इसको पढ़ा है, आगे भी हम इसको समझेंगे। डिमांड ऑफ मनी, देखो मनी को हमने समझा, मनी क्या है, मनी के फंक्शन को समझा। अब बात आगे जो चैप्टर में हम कवर करेंगे वो है डिमांड ऑफ मनी, मनी की मांग, मुद्रा की मांग, जिसको हिंदी में कहते हैं डिमांड ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी जो है वो ये बताता है कि द डिज़ायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश, लोगों की जो इच्छा है, कौन सी इच्छा? धन को होल्ड करके, मनी को होल्ड करने की जो इच्छा है वो क्या बताती है? डिमांड ऑफ मनी। उसके अलावा बैंक के अंदर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक के अंदर जो पैसा रख रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं असेट्स के अंदर, तो उसको बताती है डिमांड। देखो डिमांड क्या होती है? मांग को हम मनी की मांग को हम कैसे समझ सकते हैं कि मनी की मांग से आशय ऐसी इच्छा से है, कौन सी लोगों की इच्छा से है कि वो कितना कैश होल्ड करके रखते हैं या बैंक में डिपॉजिट रखते हैं फ्यूचर के लिए, या बैंक के अंदर होल्ड करके रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग असेट। देखो संपत्ति के अंदर अगर आप विनियोग कर रहे हैं तो वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड हो जाता है, और अगर आपको मनी का होल्ड करके रख रहे हैं तो ये पॉजिटिवली है कि आप इसको किसी बेटर पर्पस से यूटिलाइज करना चाह सकते हैं। अब मनी को होल्ड करने के लिए जो का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम सब व्यवहार को सरलता से कर सके। पीपल जो है वो उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है अपनी रोज़मर्रा के व्यवहारों को संपन्न करने के लिए, डे टू डे लाइफ की जो ट्रांजैक्शन है उनको कंफर्म करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए। तो अब क्या होता है, इफ़ यू आर होल्डिंग मनी, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे को आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो व्यवहार है उनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप उनको आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन जो है, आपका मेन ट्रांजैक्शन मोटिव ये होता है कि आप
का जो कितनी ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे को होल्ड करके रखें ताकि ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छी कर सकें। प्रिकॉशनरी मोटिव में ये आएगा कि समटाइम क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हैपन होते हैं। कई ऐसी आवश्यकताएं या परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें धन की आवश्यकता होती है, तो हम पैसा इसलिए भी रखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ा, तो आप क्या करते हो, हमारे घरों में भी आपने देखा होगा कि हम एक अमाउंट जो है वो हमेशा स्टोर करके रखते हैं, घर में रखते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो उस ज़रूरत को हम उस पैसे से फिक्स कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। तो प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर क्या होता है कि आपकी कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, आपको मेडिकल बिल भरने पड़ रहे हैं, या फिर सडन कोई रिपेयर आ गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आपको उसकी रिपेयर करानी पड़ी। जैसे आप जा रहे हो कॉलेज, स्कूल से घर लौट रहे हो, कहीं जा रहे हो, सडनली आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो आपके पास आप प्रिकॉशनरी हमेशा एक अमाउंट लेके जाते हैं कि कभी कुछ भी ज़रूरत हुई तो हम उसको मीट कर सकें। तो ये एक मनी का मोटिव है। नेक्स्ट स्पेकुलेटिव मोटिव, इसके अंदर वो मोटिव इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने के लिए, बेटर इंटरेस्ट फॉर्म में इनकम रिसीव करने के लिए वो क्या करता है, मनी को होल्ड करके रखता है। क्यों होल्ड करके रखता है, वो देखता है कि मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट में जैसी कंडीशन है, मार्केट में क्या शेयर की, कमोडिटी की, सिक्योरिटी की प्राइसेस में किस तरीके से राइज एंड फॉल चल रहा है, वो उस पर नज़र रखता है। जहाँ सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर आप लंबे समय में बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने विनियोग अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। और अवसरों का लाभ आप कैसे उठाते हैं कि जब कीमतें क्या होती हैं, गिरती हैं, तो आप क्या करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, और जब आपकी ब्याज की दरें हाई होगी तो वो क्या करेंगे, आप उस वक्त इन्वेस्ट करिए, और जब लो है तब आप पैसे को सिक्योर करके रख लीजिए, होल्ड करके रख लीजिए। सप्लाई ऑफ मनी, देखो डिमांड एंड सप्लाई आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे का आगे पीछे करते ही आते हैं। तो डिमांड के बाद अब आना था सप्लाई को। सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ मनी जो है ना, बेसिकली वो क्या है, मनी का वो टोटल अमाउंट है। कौन सी मनी का टोटल अमाउंट है, एक इकोनॉमिक में जो अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक इकोनॉमिक में जो मनी अवेलेबल है वो क्या होगी, सप्लाई ऑफ मनी। अब मनी के कंपोनेंट्स क्या क्या है, यहाँ मैंने आपके मनी के कंपोनेंट्स को एक गैलेंस में एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर क्या आता है, मनी के बेसिकली कंपोनेंट से M1, M2, M3, M4। अब ये M1 क्या है, M1 मनी के अंदर क्या आता है, करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है, और डिमांड डिपॉजिट जो सर्कुलेशन के अंदर है वो आपके M1 में आता है। एक M1 का फार्मूला है, M1 इक्वल टू C+DD + OD। तो ये इससे आप M1 फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको M1 पता चल गया तो M2, M3, M4 बहुत आसान हो जाता है। अभी C क्या है, C मतलब करेंसी, D मीन्स डिमांड डिपॉजिट, एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट। ओके, एंड M2 के अंदर क्या आता है, आप इस फॉर्मूले से M1 फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट कौन सी, जो आपकी कंट्री के पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बैंक्स के अंदर और पोस्ट ऑफिस में लोगों ने सेविंग अकाउंट या आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए, वो मनी का टोटल ले लेंगे। नॉर्मली लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर दें या फिर करंट अकाउंट ओपन कर दें, तो इसमें हम क्या कर दें, आपने किसी भी टाइप ऑफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट रखा है, हम उसको ले लेंगे M2 कैलकुलेट करने के
के लिए। अब हमारे पास M2 आ गया है। अब जो हमारे पास M2 आ गया है तो हम क्या करेंगे, M3 फाइंड आउट कर सकते हैं। M3 फाइंड आउट करने के लिए इसको ब्रॉड मनी भी कहते हैं। आपकी M2 लेंगे, ये जो हमने M2 M1 में सेविंग्स बैंक और उसमें रखी पोस्ट ऑफिस रखी हुई सेविंग्स को लिया था, उसमें हम प्लस करेंगे टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम पीरियड के लिए जो डिपॉजिट किया हुआ है बैंक के अंदर वो ले लेंगे, तो वी विल गेट M3। जब M3 आ जाएगा तो और हम M4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, M3 लेंगे, जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो है वो बैंक्स की जो सेविंग्स के इसको ले लेंगे, लेकिन इसमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारा M4 आ जाएगा। M1, M2, M3, M4 ये आपको बहुत छोटा सा है, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि M1 कैलकुलेट करने में क्या कंपोनेंट होते हैं या फिर M4 के कंपोनेंट्स क्या हैं, इस तरीके से आपको MCQ आ सकता है, तो वो आप थोड़ा सा देख लें। अब बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम होता है बेसिकली वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होता है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक का रोल प्ले करती है। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका देखो मनी जो है उसका सर्कुलेशन जो है वो बैंक्स रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक जो आपकी कंट्री का है उसकी सर्कुलेशन और फ्लो को मेंटेन करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। तो बैंक सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मनी के सर्कुलेशन के लिए। अब बैंक का क्या रोल होता है, देखो बैंक क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, वो लोगों को कहती है कि आप सेव करिए अपनी सेविंग को हमारे यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट FDR फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में जमा करिए। और बैंक क्या करती, जब हम जमा कर दे तो हमारे ही पैसे से वो लोन देती है। किसको लोन बनाती है, लोन देती है, किसको देती है, लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत है किसी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो वो क्या करती है, बैंक लोन से पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है और लोगों को क्या करती है, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक सेफ मीडियम प्रोवाइड करती है। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट के फंड्स को लैंड करने के लिए जो बैंक एक्टिविटी करती है उसी से इन्फ्लुएंस होता है मनी की सप्लाई। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बैंक कैसे हो गए, एक हो गया आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा हो गया सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, आपको FDR की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हो, आपको पैसे की ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लोन ले सकते हो। आजकल तो मोस्टली बैंक गोल्ड डिपॉजिट करके भी शॉर्ट टर्म लोन देती है, मकान बनाने के लोन देती है। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक होता है, RBI ऑफ इंडिया, RBI इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक का रोल प्ले करता है और ये क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, करेंसी को इशू करते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। देखो इस पे इन्फ्लेशन को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कंट्रोल होगा तो एडवर्स सिचुएशंस हो सकती है। एंड ये आपके बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करती है, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक होगा उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग फंक्शन, अभी बैंकिंग के क्या क्या फंक्शन है, तो देखो सबसे पहले एक फंक्शन क्या हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो लोगों को इनकरेज करती है कि आप हमारे यहाँ पर सेविंग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करिए, हम आपको ब्याज देंगे। आई थिंक 4 to 7% के बीच में होता है इनका, अभी 5 या 6% से ज़्यादा कभी भी कंडीशन में इनका ब्याज नहीं होता, पर लोग सोचते हैं कि घर में पैसा रखो चोर का डर होगा या कोई दिक्कत हो जाए, उससे बेटर हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख दें। तो लोगों की क्या करती है, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है।
लैंडिंग, दूसरा है लैंड करती है यानी उधार देती है। जिनको पैसे की ज़रूरत है हमसे वो पैसा लेती है, लोगों को वो पैसा उधार देती है। अब ये जो उधार दिया जाता है ना, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उधार देती है। तीसरा क्रेडिट क्रिएशन करती है यानी आबसाक का सृजन करती है। हमारे पैसे को वो लोगों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दे करके क्रेडिट का क्रिएशन किया जाता है। पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो नेक्स्ट उसका एक थर्ड आपका क्रेडिट क्रिएशन हो गया। चौथा क्या होगा, आपका पेमेंट फैसिलेशन। आप बैंक के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट, चेक या आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, उसके थ्रू आप किसी भी RTGS, आपका NIFT, इनके थ्रू आप अपने पेमेंट को, फॉर अवे पेमेंट को इंश्योर कर सकते हैं, सक्सेसफुल कर सकते हैं सिक्योर वे में, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर आप सिक्योरिटी में, शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आजकल कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है सर्विस चार्जेस लेने के बाद। क्रेडिट क्रिएशन, मैंने यहाँ अभी बोला था ना कि क्रेडिट क्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये होता क्या है, देखो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के अंदर क्या आता है, पहले तो आपसे डिपॉजिट लिया जाता है। कस्टमर जो है वो बैंक के अंदर अपनी मनी रखता है, और वो फिर बैंक क्या करती है, जो टोटल मनी आई, जैसे मुझे बैंक में पैसा रखना है, मैंने किया, पास वाले ने किया, तीसरे व्यक्ति ने किया, अब हम 3-4 लोगों ने मिलके बैंक में अकाउंट खोला और पैसा जमा किया। अब ये 4 लोगों का जो पैसा अकाउंट में जमा हुआ है, इसको ऐसे समझो, ए है, इसने 1000 रुपये दिया, बी ने 1000 रुपये दिया, सी ने 2000 रुपये दिया, यानी एक बैंक के पास कितने हो गए आज की तारीख में, 2, 3, 4 रुपये बैंक के पास क्या हुआ, ये 4000 रुपये बैंक के पास जमा हो गया। अब बैंक क्या करेगी, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बंदा जो है उसको पैसे की ज़रूरत है 3000, और ये बंदा है डी। अब बैंक क्या करेगी, बैंक इस बंदे को कहेगी कि ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए तो क्या करो, तुम हमसे पैसा ले लो। हमको बोला है कि 4 to 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलेगा, इससे बोलेंगे 10 to 12% पे ब्याज पे पैसा मिलेगा। हमने इस डी ने कहा ओके, तो हमारे 4000 में से इसको क्या दे दिया, 3000। अब वो 1000 क्यों नहीं दिया, क्योंकि बैंक को एक रिजर्व रखना पड़ता है। वो जो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है ना, वो कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके का अरेंजमेंट किया है कि हर बैंक को जितना डिपॉजिट है उसका 30%, बैंक की रेट 30% है, तो आप क्या करो, 30% आपको एनी सिचुएशन में सिक्योर करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि उतना रख के बाकी सब क्या करेगा, लेंड आउट कर देते हैं, पैसे को दे देते हैं, लोन पे दे देते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके बैंक को। लैंडिंग साइकिल, अब ये लैंडिंग साइकिल क्या होता है, जो बोरोड फंड होते हैं ना, बेसिकली बोरोड फंड को अदर बैंक्स में डिपॉजिट किया जाता है ताकि हम इससे क्या हो कि आपका जो ओवरऑल लैंडिंग है उसको सक्सेसफुल हम बना सकें एंड आपका मनी ऑफ सप्लाई को इंश्योर कर सके। देखो मनी का सर्कुलेशन और सप्लाई रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में ये अफेक्ट हुआ तो क्राइसिस ऑफ मनी हो सकता है। अब इसका क्रेडिट मल्टीपल का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर जो है 1 ऑब्लिक जो रिजर्व रेशो, राइट नाउ ये 30% आपका रिजर्व रेशो है। लोअर रिजर्व रेशो जो होता है वो मनी के मल्टीप्लायर्स को इंक्रीज करता है और जो सप्लाई ऑफ इकोनॉमी को इंश्योर करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, देखो अगर आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है तो बैंक क्या करेगा, 1000 की जो डिपॉजिट है उसमें से सिर्फ 900 को ही उधार दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसे
10% तो सिक्योर रखना ही है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो बैंक इस तरीके से क्या करती है कि अपनी रिजर्व रखने के बाद बाकी को सर्कुलेट कर देती है इकोनॉमिक के अंदर। लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, देखो सबसे पहले अगर हम इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द क्रेडिट क्रिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट, पहला तो जिस ज़माने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि कंट्रोल इसलिए करता है ताकि मार्केट में मनी का सप्लाई रेगुलर होता रहे, उसमें कोई ऑब्स्टिकल या क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो रिजर्व है उसकी लिमिट अमाउंट जो है आपको फिक्स कर दी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो फिक्स अमाउंट की जो लिमिटेशन है ये बैंक्स को बहुत ज़्यादा बोरोइंग डिमांड आने के बाद भी वो फुलफिल नहीं कर पाती, और वो पैसा ऐसा आइडली सुस्त पड़ा रहता, उस पर कोई इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा इनकम वो कवर नहीं कर सकती है, उस पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती है बैंक को। बैंक रन, देखो क्या होगा कि अगर बहुत सारे लोग मनी को डिपॉजिट जिन्होंने मनी को डिपॉजिट किया है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसको विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, बैंक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम 3 लोगों ने पैसे जमा किए, अब हम तीनों ही बैंक में लाने पहुंच जाएंगे, तो उतना डिपॉजिट भी तो बैंक के पास होना चाहिए। तो इसलिए बैंक क्या करती है, कई बार इस तरीके की परेशानियां बैंक को आती है। सेंट्रल बैंक रेगुलेशन, जो इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई रेगुलेशन है जो बैंक्स को देखना होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट, ये हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करती है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी एक रेपो रेट होता है, ये जो होती है ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। और लिक्विडिटी रेशो जो है वो भी आपको सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग करना पड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स को कई तरह की परेशानियाँ आती है, और ये मनी के जो फंक्शंस हैं या मनी की जो यूटिलिटी है उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर देते हैं, मनी के इंपॉर्टेंस को लिमिटेड कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पहला इंस्ट्रूमेंट है करेंसी, जो नोट, पेपर मनी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, वो मनी जो हम अपने पॉकेट में रख के चलते हैं। और जो सर्कुलेशन जो है नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन में इसको यूज़ करते, चेक नॉन कैश ट्रांजेक्शन में किया जाता है, और हम फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, अकाउंट में ही पेमेंट हुआ होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र आजकल जो है RTGS है, NEFT है, और इनके थ्रू हम क्या कर सकते, IMPS है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते, ट्रांजैक्शन जो है उसको इनिशियली अपने फंड को ट्रांसफ़र करके पेमेंट को इंश्योर कर सकते। डिजिटल पेमेंट मेथड, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, डिजिटल वॉलेट है, जिनका यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से यूज़ होता जा रहा है, और मनी के सर्कुलेशन को बिना अफेक्ट किए हम बहुत अच्छे से इन तरीके के मनी के बिग ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली कंफर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे डिफाइन मनी, आप मनी को डिफाइन करिए और इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करिए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी पे एक शॉर्ट नोट आता है, उसको थोड़ा सा देख लेना। लिमिटेशन ऑफ मनी को थोड़ा सा देख लेना। एंड मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, उसको बहुत अच्छे से करके रखना। हम आने वाली क्लासेस में कोशिश करेंगे कि मैं लाइव आकर के भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे को मोटिवेट कर दें बेटर परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू।